जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार एसएससी के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। यह जो हम एक ज़बरदस्त सेशन चला रहे हैं, इसमें हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 2 वीडियो जो अपलोड किए हैं वह पूर्णतः आपका बिहार एसएससी और सीजीएल 4 लेवल पर आधारित है। अगर आप इसे गहन अध्ययन करते हैं, इस वीडियो जो हम अपलोड जो करते हैं, अगर आप इसे अच्छी तरीक़ा से देखने का प्रयास करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका जीके जीएस आधारित जितना भी एग्जाम होता है, चाहे वह सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, आपका एग्जाम जो है कि अच्छा जो है कि चल जाएगा। क्योंकि हम इसमें आपको जो पढ़ाते हैं जीके और जीएस, यह आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन एक अच्छा लेवल का बताते हैं। इसमें आपको बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी हो या आरपीएफ हो या फिर आपका एनटीपीसी हो, ये सब में आपका जीके जीएस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये सब आपका एग्जाम आराम से कवर हो जाएगा। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ बिना समय गवाए आज हम इस तरह से टोटल 40 मिनट का सेशन करने वाले हैं और यह 40 मिनट का सेशन आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होगा। यह हम आपको एकदम दिल से बात बताते हैं कि यह बेहतरीन सेशन है। आप इसे याद रखने का प्रयास कीजिए। आप ज़्यादा अगर टेंशन में याद नहीं रख सकते हैं तो इसे डेली बेसिस पे आप डेली सुनने का याद रखिए। 1 बार 2 बार डेली आप सुनिए। आपका जो है कि आराम से आपको जीके जीएस है सुन के ही याद होता है और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से टच कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के हम इस बेहतरीन सेशन को जो है कि शुरुआत करते हैं। तो आज का सबसे पहले मोटिवेशनल क्वाइट। आज का मोटिवेशनल क्वाइट है कि मंजिल थोड़ी कठिन है, मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इतना तो भरोसा है खुद पर कि इस बार बाजी जरूर मारूंगा। तो इसीलिए आप मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे छात्र एवं छात्राओं, आप लोग यकीन मानकर तैयारी कीजिए अच्छे से और जो भी सेट लगाइएगा आपका क्वेश्चन वहां पर टच होगा। और आप लोग का कमेंट भी देख के हमें बहुत खुशी मिलता है कि आप आके अपना समय निकालकर वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करते हैं और आपका जो कमेंट रहता है उससे हमें जो है कि और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। आप अधिक से अधिक लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं, साथ ही जो है कि अधिक से अधिक संख्या में देखने का प्रयास करते हैं। जब आप इतना प्यार करते हैं तो क्यों ना हम एक अधिक से अधिक अपने ऊर्जावान, अपने अधिक से अधिक एफर्ट लगाकर हम नए नए वीडियो लाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपका एग्जाम जो है कि अच्छा से क्रैक हो जाए। तो चलिए बिना कोई ज़्यादा हम बात किए अपने पॉइंट पे आते हैं और क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करते हैं जो कि आपके बिहार एसएससी पर एकदम हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा जो है कि महात्मा गांधी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। हम फटाफट बोलते चलेंगे, आप सुनते चलिएगा। चलिए आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में, महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में कितने बड़े अनशन किए हैं। तो कितने बड़े अनशन किए हैं तो याद रखिएगा 17 बड़ा अनशन किया है। कितना? 17 बड़े अनशन किए हैं। और महात्मा गांधी अपने अनशन के दौरान कुल 144 दिन तक भूखे रहे हैं। कितने दिन तक? तो याद रखिएगा 144 दिन तक भूखे रहे हैं। और कितना बड़े अनशन किए हैं? तो कुल 17 बड़े अनशन किए हैं। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी पहली बार जो जेल गए थे, महात्मा गांधी जो पहली बार अपने जीवन काल में जो जेल का अनुभव किए वो किस वर्ष किए? तो याद रखिएगा 1908 में। कब किए? 1908 में महात्मा गांधी पहली बार जेल का हवा खाए थे। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि भारत के अंदर में किस महापुरुष को मोनिया के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? मोनिया के नाम से। जैसे आप लोग को पता है एक लड़की का नाम होता है मोनी। मोनी नाम की कोई लड़की है, हम लोग गांव घर के भाषा में उसको मोनी के जगह मोनिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोनिया। तो याद रखिएगा मौसे मोनिया, मौसे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का उपनाम जो है मोनिया है। क्या है? मोनिया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी के सबसे प्रमुख शिष्य कौन थे? जैसे आपको पता है एक होता है गुरु, एक होता है शिष्य। शिष्य जो होता है वो चेला होता है। कौन होता है? चेला। तो समझिएगा
जैसे फिलहाल अभी मान लीजिए कि हम गुरु हैं और आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो समझिए आप चेला या शिष्य हैं। तो महात्मा गांधी के जो सबसे प्रमुख शिष्य थे वह कौन थे? तो याद रखिएगा मीराबेन थे। कौन थे? मीराबेन। और मीराबेन जो थे वो इंग्लैंड से संबंध रखते थे और उनका जो वास्तविक नाम था पहले वो मैडलिन सलेड था, मैडलिन सलेड। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के सबसे प्रिय शिष्य का नाम मीराबेन था। कौन था? मीराबेन था। और मीराबेन अगर ऑप्शन में रहेगा तो सही है, नहीं तो आप याद रखिएगा मैडलिन सलेड, मैडलिन सलेड, मैडलिन सलेड इंग्लैंड की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कब किया था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना 1894 में किए थे। कब किए थे? 1894 में किए थे नटाल इंडियन कांग्रेस। और महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में गए थे, सेठ अब्दुल्ला नाम के व्यापारी के केस के मामले में। समझ में आ गया? वहीं याद रखिएगा महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। और महात्मा गांधी ने याद रखिएगा शादी जो किया है आपका कस्तूरबा गांधी से, वो कब किए हैं? तो याद रख लीजिएगा 1883 में। कब किए हैं? 1883 में कस्तूरबा गांधी से किए हैं, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और महात्मा गांधी के जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे। नॉर्मल जानकारी दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, नॉर्मल जानकारी। महात्मा गांधी के पुत्र की संख्या 4 था। चारों पुत्र का शॉर्ट में नाम याद रख लीजिएगा, HDMR, 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 यानी H से हरिलाल, D से देवदास, M से मनीलाल, R से रामदास। और महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से भले हम लोग जानते हैं जमनालाल बजाज को। किसको जानते हैं? जमनालाल बजाज को, जो कि राय बहादुर की उपाधि लौटा देता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक से कब सम्मानित हुए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जुलू, आप लोग को पता है जुलू प्रांत जो है और नेटाल प्रांत जो है वह दोनों दक्षिण अफ्रीका में है। और जुलू नाम का जनजाति भी दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, तो ये सब याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। किस वर्ष? 1899 में। कब शामिल किया गया था? 1899 में सम्मानित किया गया था जुलू और जो है कि आपका बोअर पदक से। जुलू और बोअर पदक से किस वर्ष सम्मानित किया गया महात्मा गांधी को? तो याद रखिएगा 1899 में। और 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार के द्वारा कैसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? याद रखिएगा जिस दिन वह आ रहे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत। तो आप लोग को पता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे आपका 1893 में गए थे, लेकिन लौटे थे 1915 में। वह दिन था 9 जनवरी। कौन सा दिन था? 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। किसके कहने पे? तो आपको पिछला क्लास में बताए थे, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे। क्योंकि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके ही कहने पर वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी कि आइए भारत में आप जो है कि कदम रखिए और यहाँ पर हो रहे आपके अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध आप लोग जो है कि उचित कार्रवाई कीजिए। तो समझिएगा, तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे 9 जनवरी 1915 को, उसी दिन महात्मा गांधी को याद रखिएगा कि एक उपाधि प्रदान किया गया था, कैसर ए हिंद की उपाधि। कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को, राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज को और नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और ये तीनों उपाधि जो लौटा दिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो सवाल पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाया। राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाया? तो याद रखिएगा आपका जो है कि किसने? तो याद रखिएगा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर का, और सर जो था सर भी रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। वहीं आपका महात्मा गांधी ने कौन सा लौटाया? तो कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने हिस्सा लिए थे? तो महात्मा गांधी ने जो हिस्सा लिए थे 1901 में लिए थे। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिए थे। और याद रखिएगा 1901 में कलकत्ता में जो ले रहे थे हिस्सा, तो
उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग जो है कि कौन थे? तो दिनसा वाचा थे। कौन थे? दिनसा वाचा थे। दिनसा वाचा थे 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में, आप लोग याद रख लीजिएगा। लेकिन महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एकमात्र बार अध्यक्ष जो बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, और यह कर्नाटक में है। कहाँ में है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में फिनिक्स फोरम की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, याद रखिएगा, फिनिक्स फोरम का स्थापना किया था। और कब किया था? 1904 में। नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 और 1904 में, याद रखिएगा, फिनिक्स फोरम का स्थापना। और यहीं पर आपको बता देते हैं एक और फॉर्म का स्थापना किया है, टॉलस्टॉय फॉर्म। टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना 1910 में किए हैं। कहाँ में? तो दक्षिण अफ्रीका में ही। तो तीन चीज याद रखिएगा। अगर ये नॉर्मल में आपको तीनों क्वेश्चन बताना है जो बार बार एग्जाम में आता है। नटाल इंडियन पूछेगा तो 1894 मारिएगा, 1904 में फिनिक्स फॉर्म मारिएगा, 1910 में मारिएगा टॉलस्टॉय फॉर्म। क्या मारिएगा? टॉलस्टॉय फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग भारत में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ में किया था? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और याद रखिएगा 1906 में। कब किए थे? 1906 में। लेकिन भारत के अंदर में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग महात्मा गांधी ने अपना बिहार के चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में, 1917 में, याद रखिएगा। तो अगर सवाल रहेगा कि सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने पहली बार कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में। कब किया? तो 1906 में। भारत में कब किया पहली बार? तो 1917 में। और 1917 जब माइंड में आएगा तो उस समय चंपारण ही माइंड में आना जो है कि लाजमी है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभाया? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष तक रहे हैं। कितने वर्ष? 21 वर्ष। और आपको हम बार बार बताते हैं कि जैसे आप 1893 में गया था, 1915 में लौटा, तो जोड़िएगा तो 22 साल आ जाएगा। यानी 93 7 1900, उधर आपका 15, यानी 15 7 22 साल। लेकिन ना, ऑप्शन में 22 भी रहेगा, 21 भी रहेगा। आपको 22 नहीं लगाना है, आपको 21 साल आंसर लगाना है। क्या लगाना है? 21 साल। बार बार आपको जो है कि हम इंडिकेट कर रहे हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? 21 साल तक रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और आपको बता दें कि जब वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, तो 9 जनवरी को इसीलिए हम लोग 2003 से मनाना शुरू किए हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाना शुरू किए हैं? प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग 9 जनवरी को मनाना शुरू किए हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी के आत्मकथा, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक जो लिखे हैं अपनी आत्मकथा के रूप में, वो किस भाषा में लिखे हैं? तो याद रखिएगा गुजराती भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यह सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो ये गुजराती में लिखे थे। लेकिन इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है वह अनुवादकर्ता कौन थे? महादेव देसाई थे। कौन थे? महादेव देसाई थे। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। वहीं किरण देसाई करके एक पुस्तक आता है जो कि रचना, जिसको मान बुकर पुरस्कार मिला है, तो उनका नाम था किरण देसाई, और उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है द इरिएंटस ऑफ लॉस। द इरिएंटस ऑफ लॉस। द इरिएंटस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक किरण देसाई है। और याद रखिएगा एक और देसाई है, मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई का पुस्तक बताते हैं रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछेगा तो मारिएगा जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक रहेगा तो मारिएगा जवाहरलाल नेहरू। और अगर रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया रहेगा तो मारिएगा मेघनाथ देसाई। क्या मारिएगा? मेघनाथ देसाई, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा एग्जामिनर अगर हाईलाइट करेगा, थोड़ा डीप में पूछेगा, तो यही पूछेगा कि डिस्कवरी ऑफ
इंडिया पुस्तक का रचना जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में की है? तो याद रखिएगा आप लोग जो है कि अहमदनगर जेल में, यरबदा जेल में ना, अहमदनगर जेल में। किस जेल में? अहमदनगर जेल में। और अहमदनगर की शासिका जो थी वह चांद बीबी थी, आप लोग को पता होगा, आपको बार बार रिकॉल करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो थे आपके कौन थे? तो याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इनका जो आपका कौन सा जेल में लिखा था? तो अहमदनगर जेल में लिखा था, याद रखिएगा अच्छा से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय खादी बोर्ड का स्थापना कब किया गया है? तो याद रखिएगा एगो खादी बोर्ड का स्थापना किया है, वो एगो चरखा बोर्ड का स्थापना किया है। तो खादी बोर्ड का स्थापना महात्मा गांधी ने 1923 में किए हैं। कब किए हैं? 1923 में। और चरखा बोर्ड का स्थापना 1925 में किए हैं। कब किए हैं? 1925 में किए हैं, याद रखिएगा। चरखा बोर्ड का स्थापना 1925 में। महात्मा गांधी ने अपने सत्य अहिंसा के प्रतीक चिन्ह में चरखा को जो है कि रखा था। तो चरखा संघ का स्थापना 1925 में और खादी बोर्ड का स्थापना 1923 में। खादी बोर्ड का स्थापना 1923 में। और 1923 में ही इलाहाबाद में, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास टंडन के द्वारा किया गया था। और वही स्वराज पार्टी पहली बार 1924 में भारत के लिए जो है कि संविधान का मांग करने वाला पहला पार्टी था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया 4-5 पुस्तक बता देते हैं जो एग्जाम में आता है। सबसे पहले उनके आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गुजराती भाषा में। और उसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है? तो आप लोग को पता है, उसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है महादेव देसाई ने। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है, यानी कि मेरे सपनों का भारत, कभी कभी हिंदी में भी दे देता है। आगे बढ़ते हैं। अनासक्त योग, अनासक्त योग, अनासक्त योग पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जो है कि महात्मा गांधी है। और इस बार जो योग दिवस मनाया गया वो श्रीनगर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? 2024 में जो योग दिवस मनाया गया वो 10वां योग दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। योगा डे जो मनाया गया 21 जून को, आज 21 जून है, 21 जून को जो योगा दिवस मनाए हैं हम लोग श्रीनगर में सबसे मुख्य केंद्र रहा है। तो याद रखिएगा योगा दिवस जो इस बार 2024 में मनाए हैं कितना, तो 10वां नंबर का मनाए हैं। और 10वां नंबर का हम इसलिए मनाएं क्योंकि 2015 से मनाना शुरू हुआ है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 10वां नंबर का मनाएं, याद रखिएगा। और इस बार का जो थीम है वह है आपका स्वयं और समाज के भलाई के लिए, यानी स्वयं भी योग करना है और समाज को भी करवाना है। तो दो ही चीज आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर आएगा थीम पूछेगा योगा दिवस का तो आप मार दीजिएगा, एगो स्वयं और समाज, स्वयं और समाज, बाद में इसी से भारत का विकास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक का भी रचना किसने किया है? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक का रचना महात्मा गांधी ने 1909 में किए हैं। आगे बढ़ते हैं। गीता माता पुस्तक का रचना भी कौन किया है? महात्मा गांधी। गीता माता पुस्तक के लेखक भी कौन है? महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है सप्त महाव्रत, सप्त महाव्रत पुस्तक के लेखक भी कौन है? महात्मा गांधी। सप्त महाव्रत पुस्तक के लेखक भी कौन है? महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। सुनो विद्यार्थियों पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनो विद्यार्थियों पुस्तक के जो लेखक है वह भी महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा द ग्रीन पैम्पलेट समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो द ग्रीन पैम्पलेट समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1896 में किया। कब किया? 1896 में। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने कब किया है? तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1903 में किए हैं। और कहां से किए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से किए हैं। आगे बढ़ते हैं। यंग इंडिया का प्रतिपादक करता कौन था? तो यंग इंडिया का भी प्रतिपादक करता जो था वह आपका महात्मा गांधी था। कौन था? महात्मा गांधी था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हरिजन पत्रिका का प्रतिपादक करता कौन है? तो यह भी महात्मा गांधी है, 1932 में। हरिजन 1932 में। इंडियन ओपिनियन कब किया है? तो 1903 में। यंग इंडिया 1919 में। हरिजन 1932 में। हरिजन 1932 में। द ग्रीन पैम्पलेट 1896। हिंद स्वराज 1909। हिंद स्वराज 1909, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि किस समय दिया गया था? तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। वहीं महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट का जो उपाधि दिया गया था कब? तो यह भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को शामिल करवाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को भंगी शिरोमणि की उपाधि कब दिया गया था? तो जितना क्वेश्चन बताएंगे अभी महात्मा गांधी को उपाधि दिया गया है। कम से कम आपको 10-15 उपाधि बताते हैं, कम से कम 15 उपाधि बताते हैं, आप लोग याद
याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी को भंगी शिरोमणि की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान दिया गया है। तो सीधा सवाल पूछेगा कि भंगी शिरोमणि के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं, तो महात्मा गांधी को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। कूली बैरिस्टर के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं, तो कूली बैरिस्टर के नाम से भी महात्मा गांधी को जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। करमवीर के नाम से किसको जानते हैं, तो करमवीर की उपाधि जो दिया गया है वह महात्मा गांधी को दिया गया है। आप लोग को पता है जब वह दक्षिण अफ्रीका में सहयोगियों के द्वारा दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों के द्वारा महात्मा गांधी को किसका उपाधि, याद रखिएगा, करमवीर की उपाधि। आगे बढ़ते हैं। सेवाग्राम के संत, सेवाग्राम के संत के नाम से किसको जानते हैं, तो सेवाग्राम के संत के नाम से भी महात्मा गांधी को जानते हैं, याद रखिएगा। और सेवाग्राम आश्रम जो है महात्मा गांधी से संबंधित वह महाराष्ट्र में है। जब महाराष्ट्र के नागपुर के पास जाइएगा आप, तो नागपुर से जब आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं 60-70 किलोमीटर की दूरी पे जाइएगा तो आपको सेवाग्राम स्टेशन मिलेगा। तो वहीं पर याद रखिएगा महात्मा गांधी को सेवाग्राम का संत का उपाधि दिया गया है, आप लोग को जैसा कि पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि आधुनिक युग के अजात शत्रु के नाम से किनको जाना जाता है, तो आधुनिक युग के अजात शत्रु के नाम से महात्मा गांधी को जानते हैं। लेकिन अगर सीधा पूछेगा अजात शत्रु का उपाधि किसे दिया गया है, तो आधुनिक वगैरह कुछ नहीं लगाएगा, सीधा अजात शत्रु के नाम से हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। लेकिन आधुनिक युग का अजात शत्रु पूछेगा तो महात्मा गांधी को। आगे बढ़ते हैं। मलंग बाबा के नाम से किसको जानते हैं, तो मलंग बाबा के नाम से भी महात्मा गांधी को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बापू के नाम से भी किसको जानते हैं, महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को जो बापू की उपाधि दिया है वह सब आप जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू ने दिए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दिए हैं महात्मा गांधी को। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है आपका C.F. पेंडुज। महात्मा गांधी को आपका बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ C.F. पेंडुज ने भी दिए हैं। और C.F. पेंडुज को हम लोग जो है कि दीनबंधु के नाम से जानते हैं, दीनबंधु C.F. पेंडुज। लेकिन देश बंधु पूछेगा तो चितरंजन दास है। देश बंधु कौन है, चितरंजन दास। और दीनबंधु कौन है, C.F. पेंडुज है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है। देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर के नाम से महात्मा गांधी को किसने पुकारा है, तो देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर या नंगा फकीर के नाम से महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने पुकारा है। आगे बढ़ते हैं। वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से महात्मा गांधी को किसने पुकारा है, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने पुकारे हैं। कौन पुकारे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन पुकारे हैं, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया है, तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए हैं। कौन दिए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए हैं। जब 1917 का चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ महात्मा गांधी के द्वारा, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा का उपाधि दिया है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा है, तो महात्मा गांधी को जो भिखारियों का राजा कहा है वह मदन मोहन मालवीय ने कहे हैं। कौन कहे हैं, मदन मोहन मालवीय ने कहे हैं महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहे हैं। कौन कहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहे हैं। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं, थोड़ा साइंस का सवाल देख लेते हैं, बायोलॉजी का। इस तरह से आपको जो है कि कंटेंट मिल रहा है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा कि आपको कंटेंट में कहीं कोई कमी तो नहीं हो रहा, या किस में और बढ़ोतरी किया जाए, या किस पोर्शन को लिया जाए। आप भी अपना राय दे सकते हैं। और मेरे तरफ से समझ लीजिए कि अगर जितना मेरा वीडियो पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में और जितना हम आपको बता रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर आप उतना पे कमेंट रख लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि 75 जीके जीएस में बिहार एसएससी में आपका आराम से 60 के अप्रॉक्स आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और आप भी पढ़िए, जहाँ मन तहाँ से आप भी पढ़िए, जो है कि जिससे कि आपका कंटेंट में इंप्रूवमेंट हो और कंटेंट का एक पिटारा आपके माइंड में सेट हो, जिससे कि आप ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन पे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो उत्पादन किया जाता है। विटीकल्चर में जो है कि अंगूर का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं, अंगूर का उत्पादन करते हैं। याद रखिएगा, अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर में करते हैं। और अंगूर के लिए सबसे जो आपका प्रसिद्ध शहर है नासिक है। कौन सा है, नासिक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो जेरेंटोलॉजी में बुढ़ापा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, बुढ़ापा का अध्ययन जेरेंटोलॉजी में करते हैं।
हैं। आगे बढ़ते हैं। केचुआ केचुआ उत्पादन क्या कहलाता है? तो केचुआ उत्पादन वर्मी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है केचुआ उत्पादन। और केचुआ में एक भी आंखें नहीं होती है, केचुआ में एक भी आंखें नहीं होती है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, फूल या पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। लेकिन फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। सब्जी के अध्ययन को ओलेरीकल्चर, उत्पादन को, सब्जी के उत्पादन को ओलेरीकल्चर, सब्जी के उत्पादन को ओलेरीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या या मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या या मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानव के विभिन्न संस्कृति या वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथनोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अ से अस्थि, अ से ऑस्टियोलॉजी, अ से अस्थि, अ से ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। सांप जो रहता है वो फौ फौ करता है, सांप जो रहता है फौ फौ यानी फौ यानी ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी याद रखिएगा। और ओफियोलॉजी नहीं लेगा तो सर्पेटोलॉजी भी रहेगा, तो आप लोग मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मृदा रहित पादप संवर्धन का विज्ञान का शाखा क्या कहलाती है? मृदा रहित, एक होता है मृदा रहित, एक होता है मृदा युक्त। यानी जो भी शब्द में रहित और युक्त लगा रहेगा तो आप क्या समझते होंगे? तो रहित का मतलब उसमें रह रहा है, ये नहीं समझिएगा। रहित का मतलब उसमें नहीं है, रहित का मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर मृदा रहित है, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे आप बाजार जाते हैं, आप पॉकेट में पैसा लेके जाते हैं, तो आप जो आदमी कहलाइएगा वह पैसा युक्त आदमी कहलाइएगा, यानी पैसा है आप में। लेकिन अगर आप पैसा लेके नहीं जाते हैं मार्केट, आप खाली हाथ चले जाते हैं, तो आप जो कहलाइएगा आप पैसा रहित कहलाइएगा। क्या कहलाइएगा? पैसा रहित, यानी पैसा आपके पास रह नहीं रहा है या फिर नहीं रहा है आपके पास। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है तो उसमें रहित लगाएंगे, जो चीज़ है उसमें युक्त लगाएंगे। समझ में आ गया? तो ये सब छोटा छोटा बातें हैं जिसे आपको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको हम जो बोल रहे थे वह यह बोल रहे थे कि मृदा रहित यानी मृदा नहीं है, तब अगर हम पौधे को लगा रहे हैं तब किस विज्ञान शाखा के अंतर्गत? तो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछेगा वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। लेकिन चिकित्सा शास्त्र का पिता किसको कहते हैं? तो हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु विज्ञान का पिता कौन कहलाता है? रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान का पिता रॉबर्ट कोच कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता कौन कहलाता है? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता कौन कहलाता है? एडवर्ड जेनर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्गीकी या टेक्सोनॉमी का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं। और वर्गीकी का पिता कहे जाने वाले कैरोलस लिनियस ने एक पुस्तक का रचना किया है जिसका नाम है सिस्टमा नेचर। क्या नाम है? सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल लिनियस है, जिसे वर्गीकी का पिता भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कवक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो कवक का अध्ययन सबसे पहले माइकोलॉजी कहलाता है। कवक विज्ञान का कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तो याद रखिएगा कवक विज्ञान की शाखा, कवक विज्ञान का जो आपका जनक कहलाता है वह बेरी कहलाता है। कौन कहलाता है? बेरी। कवक विज्ञान का पिता बेरी कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि रुधिर वर्ग का पिता किसे कहा जाता है? तो रुधिर वर्ग का पिता या जनक के नाम से हम लोग उसे जानते हैं जो कि रक्त समूह का खोज किया था। रुधिर मतलब रक्त होता है। रुधिर मतलब क्या होता है? रक्त होता है। तो याद रखिएगा रुधिर वर्ग का पिता जो कहलाता है वह लैंडस्टीनर कहलाता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप का जो खोज किया है वह पक्का पक्की 1900 में लैंडस्टीनर एवं बिनर ने किया है। और रक्त परिवहन का खोज विलियम हार्वे ने 1928 में किया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल
आप लोग को बताना है आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का पिता जो कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको जानते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को जानते हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने आपके मटर के पौधा पर रिसर्च किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विज्ञान का पिता कौन कहलाता है, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विज्ञान का पिता बीरबल साहनी कहलाता है। कौन कहलाता है? बीरबल साहनी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो भारतीय शैवाल विज्ञान का पिता आयंगर को कहते हैं। किसको कहते हैं? आयंगर को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप और अगर देखते हैं आयंगर का नाम, तो आयंगर जो थे वो भारतीय संविधान सभा के आपके वो अलग व्यक्ति थे। आयंगर दोनों का नाम सेम है। शैवाल विज्ञान का पिता पूछेगा तो आयंगर मारेंगे, लेकिन भारतीय संविधान सभा के जो प्रथम सचिव बनाए गए थे या महासचिव वो HBR आयंगर बनाए गए थे। HBR आयंगर बनाए गए थे, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि जीन चिकित्सा का जनक किसे कहते हैं, तो जीन चिकित्सा का जनक एंडरसन को कहते हैं। किसको कहते हैं? एंडरसन को कहते हैं। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो चावल के उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। कौन है? पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है, याद रखिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद कौन है? उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान चावल में। आगे बढ़ते हैं, गेहूं के उत्पादन में सबसे शीर्ष राज्य कौन है, तो गेहूं के उत्पादन में आपका यूपी है। कौन है? यूपी है गेहूं में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान, तो बाजरा मरुस्थल में ज्यादा होता है, यानी राजस्थान में। बाजरा कहां में होता है? राजस्थान में। बाजरा रॉ यानी राजस्थान, बाजरा रॉ यानी राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, मक्का सबसे अधिक कहां होता है? कर्नाटक में। मक्का सबसे अधिक कहां होता है? कर्नाटक में। मक्का जब आपका मक्का खिंचा रहता है, यानी कि नया नया मक्का रहता है तो हम उसको पका के खाते हैं, लेकिन मक्का जब थोड़ा सा ज़्यादा एज हो जाता है तो हम उसको पका के नहीं खा पाते हैं क्योंकि वह कड़ा हो जाता है। यानी कर्नाटक में सबसे अधिक मक्का कहाँ होता है? कर्नाटक में। सबसे अधिक मक्का कहाँ होता है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक मूंगफली गुजरात में होता है। कहाँ में होता है? गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सरसों सबसे अधिक कहाँ होता है? सरसों का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान करती है। कौन करती है? राजस्थान करती है। और सरसों से संबंधित क्रांति है पीली क्रांति। कौन सी क्रांति है? पीली क्रांति। पीली क्रांति आपका तिलहन से है या सरसों से है। भूरी क्रांति उर्वरक से, भूरी क्रांति उर्वरक से है। वहीं मसाला उत्पादन से कौन सी क्रांति है, तो बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति किससे है? अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो सुनहरी क्रांति जो है वो आपका फल वगैरह के उत्पादन से है। वहीं इंद्रधनुषी क्रांति किससे है, तो इंद्रधनुषी क्रांति आपका सभी प्रकार के क्रांति पर कंट्रोल रखती है। समझ में आ गया? तो ये सब आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है और दूसरा स्थान अपना बिहार का है। दूसरा स्थान किसका है? अपना बिहार का है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। कौन है? असम। आगे बढ़ते हैं, भारत में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो तंबाकू आंध्र प्रदेश। तंबाकू आंध्र प्रदेश, लेकिन कॉफी कर्नाटक। कॉफी कर्नाटक, कॉफी कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में है। कहाँ में है? कलकत्ता में है, याद रखिएगा। और चाय का उत्पादन जो सबसे अधिक असम में होता है, किस प्रकार के मिट्टी में, तो लेटेराइट मिट्टी में। चाय का उत्पादन सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी में होता है, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था किस भारत में कौन सा नहर है, तो विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था जो है भारत में गंगा नहर है। कौन सा नहर है? गंगा नहर है, याद रखिएगा। और गंगा नहर का निर्माण 1927 में किया गया था। कब किया गया था? 1927 में। आगे बढ़ते हैं, सारण सिंचाई नहर। सारण सिंचाई नहर जो जल प्राप्त करती है किस नदी से, तो सारण जो आपका सिंचाई नहर है वो जल प्राप्त करती है गंडक से। किससे प्राप्त करती है? गंडक से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है
कि लघु सिंचाई, भारत में सिंचाई के परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। भारत में सिंचाई के परियोजना को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक होता है लघु सिंचाई परियोजना, दूसरा होता है मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा जो होता है बृहद सिंचाई परियोजना। यानी लघु का मतलब है थोड़ा सा छोटा, अब बीच वाला मध्यम और सबसे बड़ा हो गया बृहद। तो याद रखिएगा 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की जहां पर सिंचाई होती है उसे हम लोग लघु सिंचाई के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि 2000 हेक्टेयर से जहां पर कम होता है सिंचाई उसको लघु सिंचाई के नाम से जानते हैं, और जहां पर 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है, जहां पर 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम सिंचाई कहते हैं। और जहां पर 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होती है उसको हम लोग बृहद सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद सिंचाई कहते हैं, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जो आपका नदी घाटी परियोजना स्थापित किया गया था कौन सा था? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत जो स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त 1947 को, उसके जस्ट 1 साल के बाद, कर लेना बोतल, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कर लेना, ठीक। दूसरा बोतल है ना, ठीक। तो याद रखिएगा कि भारत के अंदर में अगर देखें तो विभिन्न प्रकार का नदी घाटी परियोजना है। तो विभिन्न प्रकार के नदी घाटी परियोजना में भारत के आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में, भारत के आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना का स्थापना होता है 1948 में, जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम घाटी परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दामोदर जो नदी है वह हुगली की सहायक नदी है, और दामोदर को जैविक मरुस्थल या जैविक नदी के नाम से भी जानते हैं, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जानते हैं। बंगाल का शोक और बिहार का शोक जैसे कोसी नदी को कहते हैं, उसी तरह से हम लोग जो है कि इसका बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को, उसी तरह से उड़ीसा का शोक कहते हैं ब्राह्मणी को, ब्राह्मणी नदी को, जो कि महानदी का सहायक नदी है ब्राह्मणी को। और उसी तरह से असम का शोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में 1948 में हो गया आपका दामोदर, फिर 1956 में हो गया हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा के महानदी पर है, उड़ीसा के महानदी पर है। वहीं 1963 में हो गया भाखड़ा नागल परियोजना, 1963 में हो गया भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि आपका सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे है, आप लोग याद रख लीजिएगा, पंजाब वगैरह में। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग 2006 में, तो 2006 में है टिहरी बांध परियोजना। कौन सा परियोजना? टिहरी बांध परियोजना। और टिहरी बांध परियोजना जो उत्तराखंड वगैरह में है, तो याद रखिएगा वहां पर किन 2 नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना 2 नदी पर है, आपका भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना आप लोग याद रखिएगा। और भागीरथी जब नदी आता है नाम सुनने के लिए, तो भागीरथी नदी के किनारे ही आप लोग याद रखिएगा जो प्लासी का जो युद्ध मैदान हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के गवर्नर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, यानी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वह युद्ध जो प्लासी के नाम से जाना गया, यह पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो सरदार सरोवर बांध सबसे पहले नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। और इससे सबसे अधिक जो लाभ होता है वह गुजरात का होता है, और ऐसे भी सरदार सरोवर बांध गुजरात में ही है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है नर्मदा नदी पर, और सबसे अधिक लाभ भी गुजरात को पहुंचाता है। लेकिन सबसे कम लाभान्वित जो होता है वह आपका मध्य प्रदेश होता है। कौन होता है? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? तो ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, आपका किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति का उत्पादन केंद्र कौन सा है? बहुत फेमस क्वेश्चन, याद रखिएगा ये वाला सवाल। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र जो है वह शिव समुद्रम है। कौन सा है? शिव समुद्रम, जो कि आपका कर्नाटक में है, और जिसका स्थापना 1902 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल परियोजना जो है वह याद रखिएगा आपका उत्तराखंड में है। कहाँ में है? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह आपका आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे। आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पे है? गोदावरी पर। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी पर। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल पर। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल पर। वहीं राणा प्रताप सागर बांध भी किस नदी पर है? चंबल पर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, तिलैया हो गया, मैथन हो गया, बेल पहाड़ी बांध हो गया, यह सब किस नदी पर है? यह सब बराकर नदी पर है, झारखंड के आसपास। किस नदी पर है? झारखंड में है, याद रखिएगा। यानी बेल पहाड़ी, मैथन, तिलैया ये सब कहाँ में है? तो बराकर नदी पर, झारखंड में है। लेकिन आप लोग को बता दे कि ये हो गया बेल पहाड़ी हो गया झारखंड में आपका जो है कि बराकर नदी पर। लेकिन बादाम पहाड़ी पूछेगा तो बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ी कहाँ में है? उड़ीसा में है। आप लोग याद रखिएगा, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि गोदावरी नदी पर राजमुंदरी के निकट एंटिकट नहर है। कौन सा नहर है? एंटिकट नहर गोदावरी पर है। आगे बढ़ते हैं, एंटिकट नहर गोदावरी पर है, लेकिन ग्रांट एंटिकट नहर पूछेगा तो कावेरी पर है। कल भी बताए थे, ग्रांट एंटिकट नहर पूछेगा तो कावेरी पर है, लेकिन अगर एनीकट बांध पूछेगा तो गोदावरी पर है। समझ में आ गया? और ग्रांट एंटिकट नहर तमिलनाडु में है, कावेरी पर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध कृष्णा पे है, क्योंकि कृष्ण भगवान जो थे वो माटी खाते थे। क्या खाते थे? माटी खाते थे। तो याद रखिएगा, अलमाटी बांध कृष्णा पर, अलमाटी बांध कृष्णा पर। और ऐसे भी जो बच्चे में रहते होंगे, हम लोग जो बचपन जो हम लोग का था उस समय हम लोग कुछ समझते नहीं थे, हम लोग जो है कि मिट्टी भी खा लेते थे चाट चाट के, जो है कि हम लोग। तो याद रखिएगा, कृष्ण भगवान भी बच्चे में मिट्टी खाते थे, यानी माटी खाते थे। तो याद रखिएगा, अलमाटी बांध कृष्णा पर है। अलमाटी बांध किस पे है? कृष्णा पे है। लेकिन मेटूर बांध किस पे है? तो मेटूर बांध जो है वह कावेरी पे है। किस पे है? कावेरी पे है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी नहर, भारत का सबसे लंबा नहर जो है वह इंदिरा गांधी नहर है। और इंदिरा गांधी नहर जो जल प्राप्त करती है वह दो नदी से, सतलज और ब्यास से। सतलज और ब्यास से इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। और यह इसका स्थापना 1858 को हुआ है। कब हुआ है? 1858 को हुआ है, आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अगर पूछेगा आपसे कौन सा अनुच्छेद है, तो लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद 93 है। कौन सा है? अनुच्छेद 93। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी अनुच्छेद 93 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 93 के तहत की जाती है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि अगला सवाल कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 सत्र। कितना सत्र? 2 सत्र। और लोकसभा और राज्यसभा के बीच संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद 118 के तहत। लेकिन अगर बात करते हैं इसको बुलाते कौन है संयुक्त अधिवेशन को, तो वो बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन संयुक्त अधिवेशन हम लोग लिए हैं किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जहां से कि प्रस्तावना का भाषा लिए है, प्रस्तावना का भाषा। और व्यापार वगैरह भी कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, दो ऐसा विधेयक है जिसको लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जाती है, जिसको लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राष्ट्रपति के? तो अनुच्छेद 76 के क्लाउज 4, अनुच्छेद 76 के क्लाउज 4 के तहत प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है किस अनुच्छेद के तहत
किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देती है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को जो सलाह देती है लेखा प्रारूपों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक 150 के तहत। वहीं 148 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए करते हैं। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्ति का वर्णन 149, याद रखिएगा 148 में नियुक्ति हो जाएगा, 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य अधिकार शक्ति हो जाएगा, और 150 में राष्ट्रपति को सलाह हो जाएगा, और 151 में जो है कि रिपोर्ट देगा। 151 में क्या देगा? रिपोर्ट यानी अंकेक्षण प्रतिवेदन। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार उन्हें 1955 में नियुक्त किया था, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में अगर देखते हैं प्रथम महान्यायवादी जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। और याद रखिएगा उसी के काल में पहली बार MC सीतलवाड़ के ही अध्यक्षता में पहली बार 1955 में भारत के पहले विधि आयोग का गठन किया गया था। यह हो गया स्वतंत्र भारत का। लेकिन भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। ये सब सवाल बताते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल कि राष्ट्रपति जो दोनों सदनों को जो संबोधित करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो दो अनुच्छेद याद रखिएगा, एक 86 एक 87, इसी दोनों में झोल होता है। तो अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का अभिभाषण है। राष्ट्रपति का अभिभाषण है अनुच्छेद 87 के तहत, आप लोग याद रख लीजिएगा। ये सब सवाल बहुत फैक्चुअल है, यानी कि आपको याद रहेगा तभी आप मार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, यानी राष्ट्रपति का अभिभाषण 87, अभिभाषण 187, अभिभाषण 187, अभिभाषण 187। जब अभिभाषण 87 ले लिया तो 86 में संबोधन है। 86 में क्या है? संबोधन है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, संबोधन अभिभाषण। अभिभाषण थोड़ा सा लंबा अक्षर है, 87 के पास चल जाएंगे। संबोधन थोड़ा सा छोटा है तो उसको 86 मार देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि जब दोनों सदनों में मतदान एवं रिक्तियों होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति जो है अनुच्छेद 100 में है। जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई प्रकार का अगर विवाद होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन जब दोनों सदनों में वोट का मान जब बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत जो देते हैं वह भी लोकसभा अध्यक्ष देते हैं, अनुच्छेद 100 के तहत देते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो अध्यक्षता करते हैं संयुक्त अधिवेशन का वह 118 के क्लाउज 4 के तहत करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। अनुच्छेद किसके तहत? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं। वहीं राज्यपाल 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत। और भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं। एक पॉकेट वीटो हो गया, एक आपका जो है कि कौन सा वीटो? अत्यंतिक वीटो, एक निलंबनकारी वीटो। और ये तीनों वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के अंदर में एकमात्र बार वीटो का प्रयोग हुआ है आपका किसके लिए? तो याद रखिएगा 1986 ईस्वी में जो है कि पॉकेट वीटो का पहली बार प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था डाकघर विधेयक पर, याद रखिएगा। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 111 अनुच्छेद के तहत, समझ में आ गया। और चौथा प्रकार का जो वीटो होता है वह होता है आपका विशेषिक वीटो। और विशेषिक वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। विशेषिक वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? अमेरिका। यानी वीटो होते हैं 4 प्रकार के। एक आपका पॉकेट वीटो, वीटो होते हैं 4 प्रकार के। एक आपका पॉकेट वीटो, एक अत्यंतिक वीटो, एक निलंबनकारी वीटो, एक आपका विशेषिक वीटो। तो ये जो विशेषिक बताते हैं विशेष बहुमत के तहत यह वीटो होता है, 2/3 बहुमत। और 2/3 बहुमत का भारत में पारित नहीं होता है। 2/3 बहुमत अगर कोई पारित करेगा तो वह पास ही हो जाता है। लेकिन विशेषित बहुमत का प्रयोग जो होता है वह अमेरिका में होता है। विशेषित वीटो का प्रयोग कौन करते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। यह सेशन बहुत ही जबरदस्त है, आप लोग इसे एक बार नहीं 2 बार याद रखने का प्रयास कीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। और जब यह लगातार बेसिस पे आप जब इसको अपने आत्मज्ञान में लेकर वीडियो देखिएगा, अपने दिल में
उतार के वीडियो देखिएगा तो आप यकीन मानिए कि जहां पर भी आप सेट लगा रहे होंगे, ज्यादा नहीं 1 से 2 महीना में अपने आप में आपको अंतर लगने लगेगा। आप टॉपर के लिस्ट में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आज के हम इस सेशन को, लेकिन एक चीज बता देते हैं कि जहां पर भी आप सेट लगाते होंगे आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ के बनाइएगा, आप हड़बड़ में नहीं बनाइएगा। नहीं तो आप देखते होंगे कि जब आप सेट बनाते होंगे, जब आंसर बाद में आपको टिक आउट करते होंगे तो ऐसा 5 से 10 सवाल मिलता होगा 150 में। 150 बिहार एसएससी सेट में अगर आपको 150 सवाल मिलता होगा तो 150 में 10 ऐसा सवाल होता होगा जिससे में कि आपको लगता होगा बाद में, अरे यार ये तो हड़बड़ में हम गलती मार दी, अरे यार ये मारना चाहिए था, ये मार दिया हम, ये तो जान रहे थे हम, या फिर हम क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ पाए, बाद में लास्ट में इनमें से कौन नहीं पूछ रहा था, हम हाई करके मार दिए जल्दी से, हम हड़बड़। लेकिन नहीं, इससे आपको अगर 10 नंबर का अगर आप समझिए कि आप आराम से बनाइएगा, 10 नंबर का अगर मान लीजिए हटा दिया, 5 नंबर ही अगर आप इंक्रीज कर जाते हैं, समझिए 2-4-10 दिन में अगर ये आदत आप बना लेते हैं शांत माहौल में मारने का, तो 5 नंबर इंक्रीज का मतलब होता है कि 400 बच्चा के बीच में कम से कम आपसे 30-40 बच्चा पीछे पड़ जाएगा। आप समझिए और टॉपर के लिस्ट में आप आ सकते हैं। हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती है हड़बड़ करके एग्जाम में मारना। इसीलिए आप चारों ऑप्शन को अच्छा से पढ़िए, आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, फिर आप टिक आउट लगाइए, देखिएगा क्या मजा है। 5 नंबर जब आपका इंक्रीज होगा तो आप ये आदत को अपने आप में जो है कि उतारिए, डेवलप कीजिए ये स्किल को, तभी देखिएगा एग्जाम आपके से क्लियर होगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।